मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 3 सोशल साइंस का सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, यंग इटली क्या है? तो उत्तर देखिए, यह एक गुप्त संगठन है जिसे इटली के एकीकरण के लिए जूसेपी मैत्सिनी द्वारा गठित किया गया था। मतलब यंग इटली है क्या? यंग इटली एक गुप्त संगठन था जिसे इटली को एकीकरण यानी कि एकता करने के लिए जूसेपी मैत्सिनी द्वारा इसे गठित किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका देखिए उत्तर होंगे, वर्नाकुलर एक्ट 1878 के तत्वावधान में ब्रिटिश सरकार द्वारा भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखने प्रावधान किया गया था। तत्कालीन पत्रों में दास व्यापार हड़प नीति आदि से संबंधित भारतीय लेखों में ब्रिटिश साम्राज्य खफा था, अतः एक्ट लगाया गया था। मतलब एक एक्ट लगाया गया था, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर एक्ट। क्यों लगाया गया था? वो नियमित नजर रखने के प्रावधान के लिए लगाया गया था। अखबार को नियमित नजर रखने के लिए प्रावधान के लिए उसे लगाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, गहन जीविका कृषि का क्या है? इसके 2 लक्षण लिखें। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जोती जाने वाला भूमि सीमित होती है तथा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। मतलब गहन कृषि कहाँ होता है? जहां पे ज्यादा जोते जाने वाली खेती होती है और जनसंख्या क्या होता है? बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका गहन जीविका का लक्षण क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होना, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे। किसान आधुनिक तकनीकों जैसे उर्वरक कीटनाशकों तथा अच्छी फसल देने वाले बीजों का अपनाते हैं ताकि अच्छी फसल का प्राप्ति की जा सके। यहाँ फसल गहन कृषि में फसल वगैरह बहुत ही अच्छा होंगे। गहन कृषि में क्या होंगे? गहन कृषि में क्या होंगे? फसल वगैरह बहुत ही अच्छे पैदावार होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। देखिए बेल्जियम में 59% जनता है जो डच भाषा बोलता है। 59% क्या बोलता है? डच भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, वहाँ फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध है। वहाँ फ्रेंच भाषाई शक अविश्वास एवं भय दृष्टि से देखा जाता है। यह प्रतिबंध गृह युद्ध का आसार बनता है। डच एवं फ्रेंच भाषा की विभिन्नता सामुदायिक विभाजन का आधार बन जाती। सत्ता में डच जनता का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, यानी कि जो बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं उन लोग का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? यानी कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? देखिए राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल एक संगठन या समूह बोल सकते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बनाया जाता है, जिसमें उसे जिताने का उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आपको समझा देते हैं। हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए उत्तर में, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है। हम क्या बोले थे? राजनीतिक दल एक लोगों का क्या होता है? एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए काम करता है। चुनाव लड़ने के लिए काम करता है और सत्ता को हासिल करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यह समूचे राष्ट्र हितों के ध्यान में रखकर कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है। सबके लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां और से बेहतर है। ठीक है, राजनीतिक दल का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक दल एक समूह होता है जो कि उसमें चुनाव लड़ने और उसे सत्ता हासिल कराने का उद्देश्य उसमें होता है, उसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, वस्तु का विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देखिए वस्तु का विनिमय प्रणाली का मतलब होता है, पहले के जमाने में वस्तु के बदले में वस्तु अपना इच्छा अनुसार अगर उसे आदान प्रदान करते थे बिना पैसा का यूज किए, उसी को हम लोग बोलते थे विनिमय प्रणाली। मान लीजिए किसी आदमी को बेल्ट की जरूरत है और किसी आदमी को जूते की जरूरत है, तो दोनों में का अगर सहमति से दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं, उसी को हम लोग विनिमय का प्रणाली कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, वह प्रणाली जिसके मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली उस समय प्रचलित थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। यह प्रणाली कब चलता था? जिस वक्त मुद्रा नहीं चलता था उसी वक्त यह प्रणाली चलते थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पहला पॉइंट, त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित करने के लिए, उपभोक्ता को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों को जानकारी देना, उपभोक्ता के शोषण को कम करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इस टाइप से आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के लोग रॉयल्टी एक्ट के विरोध में क्यों थे? व्याख्या कीजिए। यानी कि कह रहा है कि रॉयल्टी एक्ट एक हुआ था, उसमें भारत लोग क्या था? उसका विरोध कर रहे थे। रॉयल्टी एक्ट का क्यों कर रहे थे? उसका व्याख्या करना है। तो देखिए, भारत के लोग रॉयल्टी एक्ट के विरोध में इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनमत की अनदेखी करते हुए कानून के इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के द्वारा सरकार की राजनीतिक
गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। इसलिए विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इसी असंतोष के कारण इस काले कानून के विरोध में भारतीय थे। ठीक है मेरे दोस्तों, रोयल्टी एक्ट का मतलब होता है क्या, आप लोग को समझा देते हैं। एक रोयल्टी एक्ट एक कानून लाया गया था जिसमें क्या होता था, बिना मुकदमा चलाएं आपको जेल में डाल देंगे, बिना मुकदमा चलाएं आपको जेल में डाल देंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा, आप पे जैसे ही शक हुआ आपको डायरेक्ट जेल में डाल देंगे, आप केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, इसलिए भारतीय लोग ऐसा रोयल्टी एक्ट नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि इससे भारतीय लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकते थे, क्योंकि इसमें कोई मुकदमा ही नहीं होगा, डायरेक्ट जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो रोयल्टी एक्ट का दूसरा नाम क्या, काला कानून भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काला कानून के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंडियन जितना भी थे उससे असंतोष थे, इसलिए वो चाहते थे कि रोयल्टी एक्ट लागू ना हो, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, वर्णन कीजिए। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रीय तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। मतलब कि सबसे पहले बाल्कन क्षेत्र तरफ ही क्या हुआ था, तनाव हुआ था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र में क्या था, जाति लोग का जातिवाद ज्यादा हो रहा था वहां पे। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य से एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्रीयताएं निकलकर अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय तक खोई आजादी को वापस पाने का प्रयासों के रूप में देखा। बाल्कन के क्षेत्र में सबसे पहले ही तनाव वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, और वहां सर क्या था, जातिवाद वगैरह ज्यादा था, मतलब बहुत सारा झगड़ा होने के कारण थे वहां पे, इसलिए ये वहीं पे तनाव पनपा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, एक तो इकोनॉमिक्स का आपका इंपॉर्टेंट PVI हम कर दिए, चाय का दे सकता है, खेती का या कुछ भी रबर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा, चाय की एक प्रमुख पेय फसल है। चाय क्या है, एक प्रमुख पेय फसल है। इसको उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों को होना आवश्यक है। तो आप लोग मैनेजमेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा। पहला पॉइंट देखिए क्या है, चाय की फसल के लिए उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु 27 डिग्री से अधिक तापमान का उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय, ऐसा मौसम होना चाहिए जहाँ पे बारिश, तीनों मौसम हो, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय की कॉफी के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पॉइंट खा में बोल रहा है, चाय की खेती के लिए ढलवा जमीन जिससे कि पर्याप्त जल निकास सुविधा हो तथा हुमस और जीवाश्मयुक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट 2 में, पहाड़ी क्षेत्र में चाय ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे पानी जैसे ही पटाएंगे तो पानी वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसे निकासी का जगह चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ढलवा जमीन होना चाहिए। ढलवा जमीन में चाय की खेती होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं, चाय की कोमल पत्तियों के लिए साल भर लगातार वर्षा की बौछार 150 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत वर्षा की वहां जरूरत होता है, 150 सेंटीमीटर की वर्षा वहां पे चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ तथा उल्लेख करें। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है, बहु मतलब ढेर सारे, तो बहुउद्देशीय मतलब ढेर सारी परियोजना। तो जब भी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो बात कर रहे हैं ये एक नदी परियोजना होता है। क्या होता है, नदी परियोजना। तो नदी, जैसे कि नदी का पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बांध बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बांध बना देते हैं। तो बांध बनाते हैं, तो बांध का जो पानी होता है उससे हम लोग बहुत सारा परियोजना वहां से कर सकते हैं। उससे पीने के योग्य बना सकते हैं पानी को, या फिर खेत को पटाने के लिए, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर बाढ़ से बचने के लिए हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ढेर सारा काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो देखिए इसका पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या लाभ है आप लोगों को बताते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में एक बड़ा जलाशय का निर्माण होता है। इन जलाशयों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बोल रहे हैं जलाशय का हम लोग निर्माण करेंगे वहां पे, यानी कि एक बड़ा सा कुंड बनाएंगे और उसमें पानी जमा करके क्या करेंगे, पर्याप्त जल से हम लोग क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे सिंचाई करने के लिए खेत वगैरह। ठीक है, खा में देखिए, इन परियोजनाओं को जल विद्युत उत्पादन वृद्धि भी होती है। वहां से देखिए हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि बिजली भी पैदा कर सकते हैं। पानी स्टोर करेंगे तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अब देखिए गांव में क्या, बाढ़ नियंत्रक सहायक है, यानी कि बाढ़ को हम लोग नियंत्रण भी कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण से वर्षा का अतिरिक्त पानी बांधों में जमा होता है, जिससे बाढ़ नियंत्रित हो जाता है। यानी कि बाढ़ पे हम लोग नियंत्रित भी पा सकते हैं। इसे आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। इन परियोजनाओं के आसपास लोग मनोरंजन हेतु आकर्षित होते हैं, जिससे पर्यटन
बढ़ावा मिलता है। देखिए इसे अगर बांध बनाइएगा खूबसूरत, तो पर्यटन लोग भी वहाँ पर्यटन स्थल बन जाएंगे, सब घूमने के लिए आएंगे, वहाँ मनोरंजन का एक जगह बन जाएगा, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए लोग वहाँ पे आएंगे। डैम में देखिए क्या है, लोगों को पीने के लिए और कारखाने के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है, पीने योग्य पानी बन जाता है। ठीक है। चा में देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं से उपलब्ध बड़े बांधों का उपयोग जल परिवहन के लिए भी किया जाता है, जल का परिवहन करने के लिए भी किया जाता है। इन परियोजनाओं के फलस्वरूप बांधों में बड़े पैमाने पर मछली पालने का काम भी होता है, जिससे लोगों को मछली व्यवसाय में रोजगार प्राप्त होती है। वहां पे स्टोर अगर पानी आप किए हैं तो वहां पे मछली छोड़ के मछली पालन भी कर सकते हो, वो भी एक फायदा है। यानी कि नदी से रिलेटेड जितना भी फायदा है, पानी से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड जितना भी फायदा है, आप सारा का सारा बैठा के अपने से लिख दीजिएगा, वही होता है बहुउद्देशीय परियोजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, एक उदाहरण लिखें। यद्यपि सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का जन्म देती है, फिर भी हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कभी कभी सामाजिक भिन्नता दो समूहों के बीच संयोजक कड़ी का भी कार्य करती है। एक समूह के लोग अपने समूह से बाहर भी समानताओं तथा असमानताओं का अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, 1968 ईस्वी में मैक्सिको ओलंपिक में जब दो अश्वेत खिलाड़ियों ने रंग भेद के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया, तो रजत पदक विजेता एक गैर अश्वेत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नॉर्मन ने भी उनका साथ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता के बावजूद अश्वेत और गैर अश्वेत दोनों के रंग भेद की नीति का विरोध किया। यहाँ सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकी। ठीक है मेरे दोस्त। तो बात है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर देखिए, उपभोक्ता उत्पादकों और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार से ठगे जाते थे, इसलिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया। इसलिए नियम का अनेक कारणों की जरूरत पड़ी। पहले क्या होता था, उपभोक्ता को दुकानदार द्वारा ठगा जाता था, इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था 1986 में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर उत्पादक व्यापार और दुकानदार को कोई भी गलत काम कर सके। ठीक है, कर सकते हैं। दुकानदार अधिक कीमत ले तो उतनी हानि नहीं है जितना कि वह खाने पीने की चीजों में मिलावट करने से। ज्यादा दाम ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर खाना पीना में मिलावट कर देगा तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। तीसरा है, उपभोक्ता जागरूकता नियम की जरूरत तब हुई जब बेईमान दुकानदार ने जनजीवन के साथ खिलवाड़ शुरू किया, जैसे कि तेल, दूध, मक्खन, मसाला आदि में मिलावट करने लगा। जब मिलावट बढ़ गया तब अधिनियम 1986 को लाया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपने क्षेत्र के उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में गतिविधियों का एवं कार्यों का तुलना करें। यानी कि अपने क्षेत्र में बताना है, निजी क्षेत्र गतिविधियों का। ठीक है। तो यहाँ देखिए, उद्योग स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी कि जो सार्वजनिक है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होती है, यानी कि राज्य या केंद्रीय दोनों में से किसी के पास, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। यानी कि सेंटर या स्टेट के पास, दोनों में से किसी के पास भी इंडस्ट्रियल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे कि भारतीय रेल, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। भिलाई, दुर्गापुर आदि, लोहे इस्पात, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनी कौन कौन सा होता है, यहाँ देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे कि जमशेदपुर में स्थित लोहा इस्पात, फिर या जियो बोल सकते हैं, जियो। जो कि मेरे दोस्त आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि दीर्घ उत्तरीय आप लोगों को क्वेश्चन 3 बनाने हैं, 5-5 नंबर के आते हैं, लेकिन 3 का उत्तर देने हैं आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, G77 देश से आप क्या समझते हैं। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर वेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI G77 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए G77 के बारे में बता रहे हैं। G77 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसका स्थापना इसके सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों को विकसित करने तथा संगठित देशों के बीच संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ावा देना। स्थापना के समय इसके 77 सदस्य थे, परंतु बाद में संगठन 130 देश बन गए। अधिकांश देशों में 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेजी प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ था। इस समय को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए। यानी कि स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था ये संगठन, उस वक्त 77 को देश था, इसलिए इसका नाम दिया गया था G77। बाद में 130 देश हो गए थे। यहाँ पे देखिए, NIO से उनका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से था जिसे उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसे विकास के लिए उन्हें अधिक सहायता मिले।
कच्चे माल की सही कीमत मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों तक बाजारों में बेचने के लिए पहुंच सके। यानी कि NIEO को इसलिए तात्पर्य किया गया था ताकि उसको सही दाम मिल सके, कच्चे मालों पे सही दाम मिल सके और बाजार में उसका कीमत अच्छे से मिल सके। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए आंसर कुछ इस टाइप में है। 16 ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ लाया था, कब लाया था? 1600 ईस्वी में लाया था। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए, बुनकरों पर अत्यधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के लिए, माल इकट्ठा करने वाले कपड़ों की गुणवत्ता को परखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त किया। एक वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त किया था कि सबको वेतन वगैरह बांटेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता उसी को बोलते थे। इन गुमास्तों को अनेक प्रकार का काम सौंपा गया था। वे बुनकरों को कर्ज देते थे। बुनकर जो बुनता था उसको कर्ज देता था ताकि वे किसी व्यापारी अपना माल तैयार ना कर सके। बुनकरों द्वारा तैयार किए गए माल को ही इकट्ठा करते थे। वे बने हुए सामानों, कपड़ों को गुणवत्ता की जांच करते थे। क्योंकि ये गुमास्ता के लोग बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसलिए किसी न किसी बात को लेकर उनका बुनकरों के साथ टकराव हो जाता था। यानी बुनकरों से उसका मनमुटाव हमेशा रहता था। अनेक कठोर व्यवहार से तंग आकर अपना गांव छोड़ दूसरे स्थान पर अपना करघा लगाकर काम शुरू कर देते थे। मतलब अपना करघा लगाकर अपना काम फिर से स्टार्ट कर देता था वो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर एवं विकल्प मिलना चाहिए। ये अवसर तथा विकल्प सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। सरकार का गठन ऐसा होना चाहिए जो संविधान के बुनियादों, नियमों और तथा नागरिकों अधिकारों को मानते हुए कार्य करे। तीसरा देखिए लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तक समिति नहीं रहने चाहिए, बल्कि नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। अल्पसंख्यक समूहों को हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ये लोग सिर्फ वोट जीतने तक का ही मतलब नहीं रखना चाहिए, ताकि बाद में भी नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार मिलना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, यही लोकतांत्रिक शक्ति का प्रभावशाली है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, यह स्पष्ट कीजिए। देखिए अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए बड़ी समस्याएं बन सकता है। उदाहरणतः यदि कई किसान किसी साहूकार से कर्ज लेकर खेती के लिए कार्य में खर्च करता है तो परंतु अगर खेती की फसल बर्बाद या किसी कारण से विनष्ट हो जाए तो वह कर्जदार ऋण से मुक्त नहीं हो पा सकता है। उसकी आशा पर पानी फिर जाता है। अगर आगामी वर्ष में फसल अच्छी हो जाए तो भी वह विगत वर्ष की क्षतिपूर्ति भरपाई नहीं कर सकता है। मतलब किसान को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर उसका एक बार जहां खराब हो गया खेती तो अगला साल भी वो ऋण नहीं चुका सकते हैं। इसी परिस्थिति में उसे अपनी जमीन बिक्री करनी पड़ेगी, जिससे उसकी आय और कम हो जाएगी। अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याओं को पैदा कर सकती है। यानी कि बहुत जोखिम हो जाएगा अगर वो लोग ऋण ले लेगा तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का एक मानचित्र देगा, मतलब कि लास्ट में एक मानचित्र रहेगा ही रहेगा, भारत का मानचित्र। तो उसमें बोलेगा कि कोलकाता कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ मिलता है, सुंदरवन कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है और मुंबई कहाँ है। अगर ये वाला आप लोग को हार्ड लग रहा है तो इसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें क्वेश्चन 5 नंबर का 3 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे कितना है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको याद हो जाते तो बहुत अच्छी ही बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कलकत्ता है। ठीक है, कहाँ में कलकत्ता है, देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कलकत्ता है और यहाँ पे आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, और गा यहाँ पे क्या है, गा यहाँ पे है सुंदरवन, यहाँ पे सुंदरवन है। घा देखिए, घा यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, घा यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। और अंगा में क्या है, मुंबई, यहाँ पे है मुंबई। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस टाइप में आप लोगों को सेट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं सेट 4 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।